नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजे सिविल पाठशाला पर। दोस्तों, काफ़ी दिन से हमारी मुलाकात नहीं हो पा रही है और आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं। कमेंट्स यदि आते रहते हैं तो थोड़ा सा लगाव रहता है, इसलिए कोशिश करिए थोड़ा सा कमेंट हो, आपके साथ में बातचीत हो। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये है हमारे देश में जो नकली दवाएं हैं, गैर मानक वाली जो दवाएं हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे करके रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे करके उनको रोका जा सकता है। इस प्रकार की जो दवाएं होती हैं कम गुणवत्ता वाली, इनको खाने से हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक देखते हैं कि डेथ तक हो जाती है। तो इस चीज़ को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब दिक्कत यहाँ पर यह पैदा होती है कि जैसे कि पश्चिम बंगाल की कोई कंपनी है, गोली दवाई बनाती है, पैरासीटामोल बनाती है। अब ये अपना जो व्यापार है पश्चिम बंगाल अकेले में ही नहीं करती है, ये दूसरे राज्यों में भी अपनी दवाई को बना करके बेच रही है। अब एमपी में बेची जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी बेची जा रही है ना, तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास में पावर नहीं है कि वो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा सके, इसकी मैन्युफैक्चरिंग को रोका जा सके। ऐसा छत्तीसगढ़ के पास में पावर नहीं है। अब पश्चिम बंगाल के पास में भी केवल अपने स्टेट के भीतर ही उसको रेगुलेट करने के अधिकार है। हो सकता है कि डेथ यदि पश्चिम बंगाल में नहीं हुई है तो कंपनी ज़्यादा ध्यान नहीं देगी, एमपी में हो रही हैं तो होने दो, वो कुछ कर ही नहीं सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पूरे सिस्टम के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट वाला कानून चलता है। जब तक केंद्र सरकार उस कानून में संशोधन नहीं करेगी ना, तब तक स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते। वो खाली अपने स्टेट में ही कंपनियों को रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो गैर मानक दवाएं हैं, नकली दवाएं हैं, जो खराब किस्म की दवाएं हैं, उनको कैसे करके हम रेगुलेट कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम इस आर्टिकल में चर्चा करने वाले हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी वाली मेडिसिन कंपनियों के बारे में। उन मेडिसिन्स की हम चर्चा करेंगे जिनमें गैर मानक गुणवत्ता दिखाई देता है। जब इस प्रकार की खराब दवाओं का सेवन किया जाता है, नकली दवाओं का सेवन किया जाता है, तो हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ता है। यहाँ तक कि डेथ होना भी आजकल आम बात हो गई है। अभी हाल फिलहाल में हम न्यूज़ देखते हैं कि पश्चिम बंगाल की एक कंपनी है जो कि दवाई बनाती है। अब ये दवाई की सप्लाई कहाँ पर कर रही है? अन्य राज्यों में भी कर रही है, जैसे कि कर्नाटका जैसे राज्य में वो भेज रही है। कर्नाटका के 5 युवा माताओं की डेथ हुई है इनका सेवन करने से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक है और भारत में दवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, पिछले कुछ वर्षों में भारत में कई प्रकार के ऐसे उदाहरण हमको देखने को मिले हैं। हाल फिलहाल का एग्जाम्पल यहाँ पर पश्चिम बंगाल की एक दवा कंपनी का दिया जाता है। अब भारत में कौन कौन से कानून मौजूद हैं? जैसे कि भारत का कानून आया है 1940 का, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। अब चूंकि ये केंद्र लेवल पर लागू है, केंद्र लेवल पर लागू है, जो कहता है कि आप ऐसा नहीं है कि अपनी दवा को पश्चिम बंगाल में ही बेचेंगे, आप अन्य राज्यों में भी बेच सकते हैं। ये कहता है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। पश्चिम बंगाल में स्थित एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पूरे देश में अपनी दवा बेच सकती है, भले ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग केंद्र की लाइसेंसिंग और निरीक्षण केवल उस राज्य के ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा किया गया हो जहां वो लोकेटेड है। इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल का जो ड्रग रेगुलेटर है वो ही इसको लाइसेंस दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग करने का, उसकी निरीक्षण करने का, इंस्पेक्शन करने की पावर किसके पास में है? स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, लेकिन वो खाली स्टेट में ही काम करेगा। क्योंकि प्रत्येक राज्य केवल अपनी सीमा के भीतर ही उसको कंट्रोल कर सकता है। अपने यहाँ पर ही हम केवल उसको लाइसेंस दे सकते हैं, दूसरे राज्य में तो हम लाइसेंस नहीं दे सकते हैं, ना ही हम उनकी जांच कर सकते हैं आउट ऑफ स्टेट। ऐसे में कर्नाटक जैसे राज्य अन्य राज्यों से आने वाली खराब गुणवत्ता वाली दवाओं को रोकने के लिए कुछ खास नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कर्नाटका कुछ नहीं कर सकता, उसके पास में पावर नहीं है। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी जांचें हुई हैं, ठीक है, बहुत सारी जांचें हुई हैं। उसमें ये पता चला है, हमने 894 नमूने लिए थे, उसमें से 601 नमूने परीक्षण में असफल हो गए हैं। तो आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि कितनी ज़्यादा कंडीशन हमारे देश में ख़राब चल रही है मेडिसिन को लेकर के। अब बात करते हैं कि हम आखिर क्या कर सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से ऑप्शंस हमारे लिए अवेलेबल हैं, इसके ऊपर यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब हमारे पास में एक ही ऑप्शन बच जाता है कि नियामक, ठीक है, एकमात्र
नियामक उपकरण है कि दवा कंपनियों के खिलाफ मैं एफआईआर दर्ज करूंगा, लेकिन आपराधिक मुकदमे में बहुत टाइम लग जाएगा। मुकदमे लंबित रहने के दौरान कर्नाटक में इन दवा कंपनियों को दवाओं का निर्माण और बिक्री जारी रखने से रोकने के लिए कुछ खास नहीं किया जा सकता है। दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि जब तक केस चलते रहेगा तब तक कर्नाटक में गोली दवाई बिकती रहेगी, उसको हम रोक नहीं पा रहे हैं। कानून के हिसाब से बोला जा रहा है उन कंपनियों के जो स्टेट ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो ही उनके निर्माण लाइसेंस को निलंबित कर सकते हैं या फिर रद्द करने के लिए कदम उठा सकते हैं। अब पश्चिम बंगाल के रेगुलेटर के ऊपर निर्भर है ये चीज़ कि वो क्या करेगा, तभी कुछ हो सकता है इंस्टेंटली, लेकिन तुरंत समाधान पर हमको विचार करना है। एक सरल और लागत प्रभावी उपाय ये हो सकता है कि राज्य सरकारों के ड्रग कंट्रोल विभागों और सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के बीच अधिक जानकारी साझा करने के लिए हम प्रोत्साहन करें। पहला ऑप्शन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे स्टेट का जो रेगुलेटर है, इसके अलावा सार्वजनिक खरीद एजेंसियों के बीच में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करने की ज़रूरत है। जैसे कि एक कंपनी है जो कि बना रही है, एक और दूसरी कोई कंपनी है जो कि उस गोली को खरीद रही है और फिर बेच रही है, तो जो खरीदने वाली कंपनी है और जो रेगुलेटर है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात हम बार बार कर रहे हैं कि भाई राज्य के बाहर में ताकत नहीं रह जाती है। वर्तमान में देखा जाए कर्नाटका में भी ड्रग कंट्रोलर विभाग मौजूद है, या फिर कर्नाटक स्टेट मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड के ड्रग इंस्पेक्टरों के पास हमारे राज्य के बाहर स्थित दवा निर्माताओं की पृष्ठभूमि की जांच करने का कोई तरीका भी अवेलेबल नहीं है कि क्या इसकी गोली दवाई खाने से कहीं पर किसी की डेथ तो नहीं हुई है। इस प्रकार के रिकॉर्ड भी हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं। हम कर्नाटक को अपना राज्य मान करके यहाँ पर चल रहे हैं। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं कि भाई हम एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस तैयार करें, मतलब सभी केंद्रीय और राज्य ड्रग परीक्षण प्रयोगशालाएं अपने परीक्षण परिणाम एक सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में अवेलेबल कराएंगी, तो ये काफ़ी मददगार हो जाएगा। मतलब जैसे रेगुलेटर क्या काम कर रहा है, इनकी टेस्टिंग कर रहा है लैब में ले जा करके, केंद्र लेवल पर भी और राज्य लेवल पर भी, तो स्टेट और सेंट्रल लेवल पर जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम एक वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, कर्नाटक का या फिर किसी अन्य राज्य का ड्रग इंस्पेक्टर ये ट्रैक कर पाएगा कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवा सरकारी प्रयोगशालाओं में देश भर में कितनी बार परीक्षण में फेल हुई है। इससे ड्रग इंस्पेक्टरों को खरीद का निर्णय लेते टाइम, ठीक है, इसके अलावा भी जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाना काफ़ी आसान हो जाएगा कि हमें इन कंपनियों की चेकिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इनके जो सैंपल हैं वो ज़्यादा फेल हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर हो सकता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के माध्यम से। तो केंद्रीकृत डेटाबेस की यहाँ पर बार बार बात करी जाती है। निरीक्षण रिपोर्ट और लाइसेंसिंग जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में हमको अवेलेबल कराना है कि भाई अब लैब में इनकी टेस्टिंग हो गई है, लाइसेंसिंग इनको दे दिया गया है, अब इसकी जानकारी जनता तक कैसे करके पहुंचेगी, इसके लिए भी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अवेलेबल कराने की ज़रूरत है। ये जानकारी एक स्थान पर अवेलेबल हो जाएगी ना तो KSMSL जैसी खरीद एजेंसियों के लिए दवा निर्माताओं की पृष्ठभूमि की जांच करना आसान हो जाएगा। जैसे कि हम एक बीच में एक कंपनी की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं जो कि किसी दवा कंपनी से खरीद रही है। दवा बनाने वाली कंपनी अलग है, बीच में एक कंपनी है और फिर ग्राहक है। बीच वाली कंपनी खरीदती है और हम लोगों तक पहुँचाती है। तो बीच वाली कंपनी को ये पता होना चाहिए कि इससे लोगों को कहीं नुकसान तो नहीं हुआ है, यदि हुआ है तो मैं इससे नहीं खरीदूंगा, मेरा मार्केट खराब हो जाएगा। इससे ये होगा कि इस प्रकार की जो खराब दवा बनाने वाली कंपनियां हैं इनसे खरीद कंपनी दवाएं नहीं खरीदेंगी, जैसा हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ जहां नकली एंटीबायोटिक्स एक सार्वजनिक अस्पताल को बेचे गए थे। दिक्कत यहाँ पर ये हो जाती है, अब जो सार्वजनिक अस्पताल ने इसको खरीदा है वो बेचारा अब क्या करेगा बताओ, कुछ नहीं कर सकता। आगे हम एक काली सूची की भी चर्चा करने वाले हैं कि भाई काली सूची का केंद्रीय रजिस्टर भी हमको एक तैयार करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, मार्केट से जो नकली दवा बनाने वाली कंपनियां हैं उनको हम आउट करेंगे, बाजार से खराब खिलाड़ियों को हटाना है। तो निरीक्षण और परीक्षण रिपोर्टों के अलावा यदि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक केंद्रीय रजिस्टर बनाए तो और भी ज़्यादा बेहतर होने वाला है।
यदि केंद्रीय रजिस्टर जैसे हम तैयार कर लिए, जिसमें क्या क्या चीज़ रहेगा, सभी दवा निर्माताओं का रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, जिन्हें नॉन स्टैंडर्ड क्वालिटी दवाएं सप्लाई करने के लिए विभिन्न खरीद एजेंसियों द्वारा काली सूची में डाल दिया गया है। खरीद एजेंसियों ने क्या काम किया है, इनकी लिस्ट बना दिया है कि ये लोग खराब दवाई बना रहे हैं। इससे क्या होगा, खराब खिलाड़ियों को हम आउट कर देंगे, ये लोग मार्केट में रह ही नहीं पाएंगे और सार्वजनिक अस्पतालों में उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में काफ़ी हमको हेल्प मिलने वाली है। अब अगला कदम जो उठाया जा सकता है वो ये है कि हम क्या काम करें, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सा पावर प्रोवाइड करें। यदि स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दे दी जाती है, क्योंकि इनके पास में लिमिटेड पावर है, इनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून लागू होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी तभी जाकर के ये चीज़ हो सकती है। तो इससे क्या हो जाएगा, अन्य राज्यों के निर्माताओं को अपने राज्य में खराब दवा की बिक्री से वो लोग रोक पाएंगे, खास करके जब वे ऐसी दवाओं की बिक्री के लिए जांच के दायरे में हों जिनसे मरीजों की मौत हो गई है, गंभीर प्रतिकूल घटनाएं हुई हैं, कुछ ना कुछ साइड रिएक्शन हुआ है, तो ऐसी दवा निर्माताओं के ऊपर वो लोग कार्रवाई कर पाएंगे। ये पावर देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब हम बात करते हैं, ये जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है ना, ये केंद्र लेवल का कानून है, ये सब में लागू हुआ, जो कहता है कि भाई आप अपने राज्य में बनाओ और दूसरे राज्यों में भी बेचो। लेकिन दिक्कत ये है, दूसरे राज्य में पता चला कि आपने खराब दवा बनाए हैं तो वो राज्य आपके ऊपर रोक नहीं लगा पा रहा है, यहाँ पर दिक्कत ये पैदा हो जाती है।